नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री ऑल स्टेट सेट हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी हिस्ट्री का लाइव थ्योरी क्लास 69 है। टॉपिक है गजनी साम्राज्य और महमूद गजनबी। दोस्तों आज इसको पूरा कवर करेंगे, थोड़ी लंबी क्लास है। तो फ्रेंड्स, हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट जरफ पार। दोस्तों महमूद गजनबी को पढ़ेंगे और उसका जो साम्राज्य था गजनी साम्राज्य, उसका उदय कैसे हुआ, ठीक है, कहाँ उसका स्थान था, कैसे उदय हुआ, कौन कौन से राजा हुए, ठीक है, उसकी महत्वाकांक्षा कैसे बढ़ी और उसको कैसे जो है भारत के बारे में पता लगा, भारत के धन के बारे में पता लगा और उसने उसने महमूद गजनबी ने क्यों भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, आक्रमण किया, धन लूटा, परंतु उसने राज्य की स्थापना क्यों नहीं की, सबका उत्तर आज हम जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, भारत पर तुर्क आक्रमण, जो गजनबी था दोस्तों, ये तुर्क था, गजनबी और गौरी ये दोनों तुर्क थे, ठीक है। तो आज हम सुल्तान महमूद गजनबी, क्योंकि सुल्तान की उपाधि विश्व में सबसे पहले महमूद गजनबी ने धारण की थी, ठीक है दोस्तों। ये विध्वंसक था और लुटेरा था। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण की, सारी सबकी दोस्तों सब कुछ आज हम जानेंगे इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री को आज देखने वाले हैं। गजनी साम्राज्य, दोस्तों गजनी साम्राज्य कहां पर था, इसके बारे में थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जान लेते हैं, ठीक है। वही हमने जब इस्लाम का उदय जो 68 क्लास पढ़ी थी, उसमें बताया कि मोहम्मद साहब के जो अनुयायी थे खलीफा, उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया, धीरे धीरे मक्का मदीना से बाहर जो है उन राज्य स्थापित किए, धीरे धीरे वो भारत की तरफ भी आए व्यापारी के रूप में, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने वो खत्म किया था। तो फ्रेंड्स, इस्लाम धर्म के अनुयायियों में, ठीक है, वही अनुयायी जो इस्लाम धर्म का प्रसार करने के लिए, ठीक है, प्यार मोहब्बत भी थी और मार काट आक्रमण के द्वारा भी जो है प्रसार कर रहे थे, ठीक है। तो इस्लाम धर्म के अनुयायियों में से भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले अरब थे, क्योंकि अरब ही के लोग, अरब में ही मक्का था, मदीना था, ठीक है। वहां के लोगों ने व्यापार के माध्यम से भारत में इस्लाम को स्थापित करने का प्रयास किया। अरब सिंध पर अधिकार करने में सफल रहे। मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, आपने सुना होगा तो मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण किया, उसको जो है अपने अधिकार में कर लिया, किंतु उनकी सत्ता अस्थायी थी, यानी कि उसकी जो सत्ता थी वो अस्थायी थी, स्थायी नहीं। वे इस्लाम व भारत के बीच आरंभिक संपर्क अवश्य स्थापित कर पाए, किंतु भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्कों को जाता है, अरबों को नहीं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, अरबों को नहीं जाता, तुर्कों को जाता है। तुर्क
अरब व ईरानियों से भिन्न थे। यानी कि दोस्तों जो तुर्क लोग थे वो अरब और ईरानियों से भिन्न थे। इस्लाम के नवीन अनुयायी होने के कारण वे अत्यधिक धर्मांध थे। ठीक है, वे अत्यधिक धर्मांध थे। नस्ल की श्रेष्ठता के विश्वास ने उनके हथियार को और अधिक तीक्ष्ण, मानिक दोस्तों, तीक्ष्ण मतलब दोस्तों बिल्कुल चमकदार और धारदार कर दिया। वो नए नए मुसलमान बने थे और उन्होंने जो है उनकी नस्ल भी थोड़ी उच्च थी, तो इसलिए उन्होंने इस्लाम धर्म को आक्रमण के माध्यम से, ठीक है, जबरदस्ती जो है लोगों पर लादना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने क्या किया दोस्तों, मध्य एशिया जो तुर्किस्तान है, ठीक है, जो गजनी है, गजनवी है, जो गजनी साम्राज्य था, उससे बाहर निकलना शुरू कर दिया इस्लाम के प्रसार करने हेतु। 8वीं शताब्दी में तुर्कों ने मध्य एशिया से हटना आरंभ किया। सल्लूक, गिज, हिताई, करलूक, इलवारी, इलवारी दोस्तों वो ये गुलाम वंश वाले आदि विभिन्न जातियां एक के बाद एक करके इस्लामी प्रदेशों में प्रवेश करती चली गईं, तो अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। दोस्तों जो आप पढ़ रहे हैं सल्जूक, गिज, खिताई, ये पहले इस्लाम की जाति नहीं थी, परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और इन्होंने फिर क्या किया दोस्तों कि इस्लाम धर्म का प्रसार करना शुरू कर दिया किसी भी तरीके से ही। और उन्होंने अपने अपने साम्राज्य स्थापित कर ली, जैसे कि सल्जुक राज्य, गिज राज्य, इलबारी राज्य, गजनी राज्य। ठीक है, तुर्क तुर्क अब्बासी साम्राज्य में देखो दोस्तों, जब हमने 68 क्लास पढ़ी थी तो वहां पर अब्बासी खलीफा का राज्य था। तो तुर्क अब्बासी साम्राज्य में 9वीं शताब्दी में महलों के पहरेदार एवं किराए के सैनिकों के रूप में पहुंचे थे। ठीक है, तुर्क जो लोग थे अब्बासी साम्राज्य में, उन्होंने नौकरी वगैरह की, महलों के पहरेदार बने और किराए के सैनिक बने, लेकिन शीघ्र ही वह वहां किंग मेकर की भूमिका में आ गए। उनकी भूमिका दोस्तों अहम हो गई। भारत में तुर्कों का आक्रमण 2 चरणों में हुआ। कौन कौन था 2 चरण दोस्तों? पहले चरण में कौन था? महमूद गजनवी। और दूसरा चरण कौन था? मोहम्मद गौरी। ठीक है, प्रथम गजनवी महमूद गजनवी। ठीक है, दूसरा चरण था मोहम्मद गौरी। ये दोनों। आज दोस्तों हम भारत पर आक्रमण के पहले चरण को पढ़ेंगे, जिसका नाम है महमूद गजनवी। प्रथम चरण का नेता महमूद गजनवी था, तो दूसरे का मोहम्मद गौरी था। इतिहासकार मोहम्मद हबीब ने तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजय को शहरी क्रांति व ग्रामीण क्रांति के रूप में रेखांकित किया। ये एग्जाम में आ चुका है। मोहम्मद हबीब कहते इस बात को। लेनपुल ने तुर्कों के प्रसार को आदित्य आंदोलन कहकर संबोधित किया है। महमूद गजनवी, ठीक है दोस्तों, चंदेल राजा ने कुछ औरतें भिजवाई थी महमूद गजनवी के दरबार में। मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है दोस्तों। ठीक है, भारत पर आक्रमण होगा, तो उससे पहले हम गजनी साम्राज्य को पढ़ेंगे दोस्तों। गजनी के दरबार का ये आप चित्र देख रहे हैं। ठीक है, ये गजनी के दरबार का चित्र है, बड़ा मनमोहक है। ठीक है, यहाँ पर सुल्तान बैठा हुआ है। ठीक है, तो गजनी की राजा बैठा हुआ दोस्तों, राजा। फिर जो है महमूद गजनी बैठता है इस पर। तो गजनी साम्राज्य को आज पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे महमूद गजनवी।
गजनी साम्राज्य के सिक्के आप दे सकते हैं, ठीक है, उन्होंने सिक्के भी जारी किए थे। मोहम्मद गौरी ने भी और गजनी ने भी जारी किए थे। कौन कौन सिक्के जारी किए थे उसको पता लगाएंगे आप। तो दोस्तों उससे पहले देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो है आप देखिए कि भाई ये इंडिया का नक्शा है, ठीक है, यहाँ पर इंडिया का नक्शा है यहाँ वर्तमान में। परंतु दोस्तों जिस समय गजनी साम्राज्य था उस समय भारत का नक्शा यहां तक था, अफगानिस्तान तक था। उसका नक्शा इस तरीके का था, ठीक है। तो गजनी कहां था? गजनी था यहां पर दोस्तों, गजनी था यहां पर, ठीक है। ये प्राचीन काल में जब अशोक, ठीक है, अशोक था उस समय गजनी वगैरह भी भारत के अंतर्गत आते थे। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, साम्राज्य स्थापित, दूसरे राज्यों का साम्राज्य स्थापित हो गया, ठीक है, तो यहाँ का हिस्सा कम हो गया। अब शुरुआत करते हैं गजनी साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ। गुर्जर प्रतिहार राज्य के विघटन के कारण, विघटन मतलब दोस्तों अंत, गुर्जर प्रतिहार राज्य के अंत के कारण भारत में राजनीतिक अनिश्चितता तथा प्रभुत्व के लिए एक नए दौर का प्रारंभ हुआ। फलस्वरूप गुर्जर प्रतिहार दोस्तों जब कन्नौज पर इनका अधिकार था तो इनका राज्य खत्म हो गया। उसके बाद में हमारे देश में राजनीतिक एकता का अभाव हो गया, ठीक है। लोग जो राजा थे, छोटे छोटे राज्यों ने अपने राज्य स्थापित कर लिए और वो अपने राज्य को अपना देश समझने लगे। उनको भारत से कोई मतलब नहीं था। वो अपने ही राज्य को, चाहे वो 4 बीघा का हो, चाहे वो 10 बीघा का राज्य हो, उसको ही जो है अपना देश समझने लगे। तो दोस्तों हमारा जो भारत था वो बहुत सारे देश में बट गया, देश या राज्य में बट गया। फलस्वरूप भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर, उत्तरी पश्चिमी सीमा मतलब दोस्तों जैसे कि भारत का नक्शा है, तो यहाँ पर सीमा पर पश्चिमी एशिया के आक्रमण और प्रसारवादी तुर्क राज्यों के उदय की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। भाई जब सभी लोगों ने जो है अपने अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित किए तो दोस्तों भारत की जो उत्तर पश्चिमी सीमा थी उस पर ध्यान कौन देता, ठीक है, सही बात है। 9वीं शताब्दी के अंत में ट्रांस ऑक्सियाना, खुरासान तथा ईरान के कुछ भागों पर समानी शासकों का राज्य था। 9वीं शताब्दी के अंत में यानी कि 890 के करीब, जिन्हें उत्तरी एवं पूर्वी सीमाओं पर तुर्कों से हमेशा संघर्ष करना पड़ता था। देखो इसका चित्र देखते हैं दोस्तों एक बार। यहाँ पर देखिए, यहाँ ईरान है और यहाँ दोस्तों बस रहे थे तुर्क, ठीक है। तो इनका इनसे जो है झगड़ा हो रहा था। यहाँ इराक है, यहाँ सीरिया है, ठीक है, यहाँ उज्बेकिस्तान देख सकते हैं दोस्तों, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। तो ईरान के लोगों का और अफगानिस्तान में जो जातियां थी उन साथ दोस्तों संपर्क जो है लड़ाई झगड़े हो रहे थे। इसी संघर्ष के कारण एक नए प्रकार के सैनिक गाजी का उदय हुआ। दोस्तों गाजी महमूद गजनवी ने गाजी का पद धारण किया था, ठीक है। 10वीं शताब्दी के मुस्लिम साम्राज्य में एक बड़ी उथल पुथल हुई। 10वीं शताब्दी के मुस्लिम साम्राज्य में एक बड़ी उथल पुथल हुई। बगदाद के खलीफा निर्बल हो गए। उस समय दोस्तों 9वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी में, ठीक है, 900 से लेकर 1000 ईस्वी के बीच में जो खलीफा थे वो दोस्तों निर्बल हो गए, उनके पास में कोई भी अधिकार नहीं रहे। सामानी साम्राज्य के पतन के बाद उनका एक तुर्क गुलाम अल्पतगीन ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, ठीक है। जब सामान्य साम्राज्य का पतन हो गया तो उनका एक तुर्क गुलाम, सामान्य साम्राज्य का राजा होगा तो उसका एक तुर्क गुलाम अल्पतगीन ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, ठीक है। ये वही गजनी साम्राज्य था
समाना राज्य के समाप्ति के बाद मध्य एशिया के कबीलों से इस्लामी क्षेत्रों की रक्षा का भार गजनबियों ने संभाल लिया। ठीक है, अब गजनबी दोस्तों धीरे धीरे 10वीं शताब्दी में जो है अपने राज्य के विस्तार में लग गए और इस्लामी क्षेत्रों की रक्षा का भार उन्होंने उठा लिया। तो अल्पतगीन 933 से 963 ईस्वी। अल्पतगीन बुखारा के सामान्य शासक अब्दुल मलिक का एक तुर्क दास था। ठीक है दोस्तों, अब्दुल मलिक का एक तुर्क दास था। अल्पतगीन कौन था? एक दास था, तुर्क दास, तुर्क जाति थी और दास था। दास बनकर अब्दुल मलिक के यहाँ पर नौकरी करता था, दास था। वह असाधारण योग्यता और साहस का स्वामी था। अपनी साहस व परिश्रम के बल पर वह हजीम उल हज्जाब के पद पर नियुक्त हुआ। कोई पद होगा, ठीक है। 956 ईस्वी में वह खुरासान का राज्यपाल नियुक्त हुआ। खुरासान दोस्तों ये जो है समाना राज्य में था। ठीक है, 962 ईस्वी में अब्दुल मलिक की मृत्यु के बाद उसके भाई और चाचा में उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरंभ हो गया। ठीक है, अल्पतगीन ने चाचा का समर्थन किया, परंतु अब्दुल मलिक का भाई मंसूर शासन प्राप्त करने में सफल हुआ। अल्पतगीन ने उत्तराधिकारी के इस युद्ध में गलत पक्ष का समर्थन किया। भावी दंड के भय से वह गजनी की ओर प्रस्थान किया। दोस्तों जब उसने भाई चाचा का समर्थन किया, ठीक है, तो दूसरा पक्ष था जो अब्दुल मलिक का भाई था, ठीक है, तो वो जरूर दंड देता, क्योंकि अल्पतगीन ने उसके विरोधी का साथ दिया था। तो उसके भय से, उसके दंड के भय से वह गजनी की ओर प्रस्थान किया तथा वहीं अपनी स्थिति मजबूत कर गजनी वंश की स्थापना कर डाली। गजनी वंश ईरान की एक शाखा थी। अरब आक्रमण के समय इस वंश में शासक तुर्किस्तान चले गए। ठीक है, अरब आक्रमण के समय इस वंश में शासक तुर्किस्तान चले गए। वहां के तुर्कों के साथ इतना घुल मिल गए कि उनके वंशज तुर्क कहलाने लगे। ठीक है दोस्तों, अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी था। ये भी इंपोर्टेंट है, यामनी वंश। इस समय भारत के उत्तरी पश्चिम में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था। दोस्तों उत्तर पश्चिम मतलब ये भारत का नक्शा है इस तरफ, ठीक है। पाकिस्तान की तरफ जो है, अब तो पाकिस्तान दोस्तों अलग हो गया है, पहले जो है भारत का अंग था, पाकिस्तान अलग नहीं था। तो इस समय भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदूशाही राजवंश का राज्य था। इसका विस्तार हिंदुकुश पर्वतमाला तक था। यहाँ पर दोस्तों कश्मीर के उस तरफ, ठीक है, पंजाब बॉर्डर पर हिंदुकुश पर्वतमाला है। ये पर्वतमाला पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत तक फैली हुई है। ये दोस्तों पर्वत है, ठीक है, बड़ा ऊंचा पहाड़ है। ये भी काबुल भी उसके अधिकार में था। ठीक है, यानी कि इस समय भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदुशाही राजवंश का राज्य था। इसका विस्तार हिंदुकुश पर्वतमाला तक था। काबुल भी उसके अधिकार में आता था। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी था, है, अब पहले नहीं था। अतः गजनी और हिंदुशाही राजवंश की सीमाएं एक दूसरे से टकराने लगी। दोस्तों जब टकराने लगी तो दोनों में युद्ध जो है होना था। फलस्वरूप युद्ध होना अवश्यगामी था, क्योंकि दोस्तों जो तुर्क लोग थे वो अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, ठीक है, और धर्म का भी प्रसार कर रहे थे। तो दोस्तों युद्ध होना संभव था, बिल्कुल निश्चित था। 963 ईस्वी में अल्पतगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इशहाक उसका उत्तराधिकारी बना। ठीक है, इशहाक, अब इशहाक की बात करते हैं। यह अल्पतगीन का पुत्र था। अल्पतगीन की मृत्यु के बाद
गद्दी पर बैठा। यह केवल 3 वर्ष तक शासन किया इसने। ठीक है। इसके बाद बख्तगीन, यह इसहाक का सेनापति था। इसहाक की मृत्यु के बाद गद्दी पर अधिकार कर लिया। 972 में इसकी मृत्यु हो गई। अब बख्तगीन के बाद में पिराई शासन पर बैठता है। पिराई अल्पतगीन का एक गुलाम था। बख्तगीन की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। यह अत्याचारी एवं अयोग्य था। इसके समय में हिंदुशाही वंश के राजा जयपाल ने पिराई के विरुद्ध अपने पुत्र के नेतृत्व में एक सेना भेजी। दोस्तों, जब हिंदुशाही वंश का राजा मुझे पता लगा कि भाई पिराई एक निर्बल और अयोग्य शासक है, तो उसने गजनी पर जो है आक्रमण करने के लिए अपने पुत्र के नेतृत्व में एक सेना भेजी कि भाई उस पर भी अच्छा मौका है, उस पर भी जो आक्रमण कर लो और जो है उसका भी अंत हो जाएगा। ठीक है, वो भी अपने साम्राज्य में मिल जाएगा। किंतु सुबख्तगीन ने उस सेना पर अचानक आक्रमण कर उसे परास्त समाप्त कर दिया। 977 ईस्वी में पिराई को हटाकर सुबख्तगीन ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। ठीक है, केवल 3 साल बैठा। अब बात करते हैं सुबख्तगीन की। सुबख्तगीन 977 से 999 ईस्वी। सुबख्तगीन अल्पतगीन का एक दास था, परंतु बाद में उसका दामाद बन गया। नासिर हाजी नामक एक व्यापारी उसे तुर्किस्तान से बुखारा लाया, जिससे अल्पतगीन ने खरीद लिया। वह बुद्धिमान और परिश्रमी था। अपने परिश्रम के बल पर एक के बाद एक उच्च पदों को प्राप्त करने लगा। अल्पतगीन ने उसे अमीर उल उमरा, ठीक है, की उपाधि दी। तो उमरा कौन होते हैं? अमीर कौन होते हैं? उच्च अधिकारी, ठीक है, जिनकी तूती बोलती है। 970 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के बाद उसने आक्रमणों से अपने जीवन का आरंभ किया। वस्त, दवार, कुशदार, बामियान, तुर्किस्तान और गोर को जीत लिया युद्ध करते करते। सुबख्तगीन के समय में गजनी और हिंदू शाही राज्य का लंबा संघर्ष आरंभ हुआ, जो सुल्तान महमूद के समय तक चलता रहा। महमूद गजनबी, और अंततः हिंदुशाही राज्य का अंत हो गया। ठीक है, शक्ति ग्रहण करने के बाद सुबख्तगीन ने उत्तर भारत की ओर कदम बढ़ाया। उत्तर भारत की ओर कुछ समय शाही वंश के राजा जयपाल के राज्य की सीमाएं सरहिंद से लगमान, जलालाबाद तथा कश्मीर से मुल्तान तक फैली हुई थी। शाही शासकों की राजधानियां क्रमशः ओर, लाहौर और बठिंडा थी। 987 ईस्वी में सुबख्तगीन ने प्रथम बार भारत की सीमा पर आक्रमण किया तथा हिंदू राज्य के कई किलों और नगरों को जीत लिया। जयपाल यह सैन्य कर सका, उसने युद्ध करने का निश्चय किया। गजनी और लगमान के पास दोनों सेनाओं का मुकाबला हुआ। कुतुबी, जो महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे, कुतुबी के अनुसार दोनों दलों के बीच होने वाले मुठभेड़ में युद्ध स्थल लहूलुहान हो गया, किंतु किलों पर यामनियों का अधिकार न हो सका। यामनी दोस्तों यानी कि तुर्की, गजनी। इस बीच एक भयानक हिमवर्षा मतलब दोस्तों बर्फ की वर्षा ने जयपाल की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया और अंत में उसे संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि दोस्तों वहां पर ठंडा प्रदेश था। ठीक है, जयपाल ने संधि में 10 लाख दरहम, 50 हाथी, कुछ नगरें और किले देना स्वीकार किया। उसने अपने 2 प्रतिनिधियों को अपने वचन का पालन करने का विश्वास दिलाने के लिए सुबख्तगीन के पास भेजने के लिए वचनबद्ध होना पड़ा, किंतु कुछ दिनों बाद उसने संधि को समाप्त करने का निश्चय किया। इस कारण सुबख्तगीन ने उसकी सीमा पर आक्रमण किया तथा लगमान तक के क्षेत्र को जीत लिया।
जयपाल ने सुरक्तगीन को पराजित करने के लिए एक बड़ी सेना एकत्र की। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जयपाल ने सुरक्तगीन को हराने के लिए एक बड़ी सेना इकट्ठी की। उसने 991 ईस्वी में अजमेर, कालिंजर और कन्नौज के शासकों का एक संघ बना। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जयपाल ने दोस्तों क्या किया, सुरक्तगीन से लड़ने के लिए 991 ईस्वी में अजमेर, कलिंजर और कन्नौज के शासकों का एक संघ बनाया। सरिस्ता भी कहता है कि दिल्ली, अजमेर, कलिंजर और कन्नौज के राजाओं ने धन और सैनिकों द्वारा उसकी सहायता की। लंगमान के निकट दोनों के मध्य युद्ध हुआ, किंतु अपने शत्रुओं की कुशल रणनीति और मोर्चाबंदी के सामने वह विफल रहा तथा पराजय उसके हाथ लगी। यानी कि दोस्तों जयपाल अब भी जो है पराजित हुआ। लंगमान और पेशावर के मध्य समस्त क्षेत्रों पर सुरक्तगीन का अधिकार हो गया। काबुल और जलालाबाद के सूबों को गजनी में मिला लिया गया। एक शहजादे के रूप में महमूद गजनबी ने इस युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, अपनी मृत्यु से पूर्व सुरक्तगीन ने पूरा अफगानिस्तान, खुरासान, वल्क तथा भारत के पश्चिमोत्तर सीमा को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। 997 ईस्वी में सुरक्तगीन की मृत्यु हो गई। दोस्तों थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं गजनी साम्राज्य का। तो गजनी राज्य का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। अल्पतगीन सामानियों का एक तुर्क दास अधिकारी था। अल्पतगीन के उत्तराधिकारी गुलाम पिराई ने हिंदुशाही शासक जयपाल के पुत्र को हराया। पिराई का उत्तराधिकारी सुरक्तगीन हुआ। यह अल्पतगीन का गुलाम में दामाद था। 970 ईस्वी में वह गजनी का शासक बना। सुरक्तगीन ने यामनी वंश की नींव 977 में रखी। वह महमूद गजनबी का पिता था। फरिश्ता कहता है कि हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल ने सुरक्तगीन पर आक्रमण करने हेतु राजपूत राजाओं का एक संघ बनाया था। जयपाल आक्रमणकारी नीति अपनाते गजनी में 2 बार सुरक्तगीन से युद्ध किया, परंतु हार गया। सुरक्तगीन ने जयपाल पर आक्रमण कर काबुल और जलालाबाद जीत लिया। 997 ईस्वी में सुरक्तगीन की मृत्यु हो गई। इसने अपने छोटे पुत्र इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी चुना था, परंतु महमूद गजनबी ने 7 महीने बाद षड्यंत्र से इस्माइल की हत्या कर शासक बन गया। इस समय महमूद गजनबी 27 वर्ष का था। उसकी राजधानी गजनी थी। दोस्तों अब जो है गजनी, महमूद गजनबी जो है गजनी साम्राज्य का शासक बनता है, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अब जो है दोस्तों आई होप आपको थोड़ा मजा आ रहा होगा क्लास करने में। ठीक है, क्योंकि कहानी टाइप में है आज। अब दोस्तों बात करेंगे सुल्तान महमूद गजनबी। सवाल आए कि भाई पहली बार दुनिया में सुल्तान की पदवी धारण करने वाला कौन था? तो कौन था? महमूद गजनबी। और दोस्तों ये एक विध्वंसक था। ठीक है, इसका मुकाबला करने वाला भारत में कोई नहीं था उस समय। और ये दोस्तों लुटेरा था, तो धन लूटने के लिए भारत में आया था ताकि गजनी साम्राज्य को और अधिक मजबूत कर सके। सत्रह बार उसने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, गजनबी, महमूद गजनबी तुर्की था। आप तो महमूद गजनबी की बात करेंगे अब। इसका वंश कौन सा था? यामनी वंश, क्योंकि यह सुरक्तगीन का पुत्र था जिसने 970 ईस्वी में यामनी वंश की नींव डाली थी। उपाधि जमीन उद्दौला। महमूद गजनबी की उपाधि जमीन उद्दौला, जमीन उल मिल्ला, मुसलमानों का संरक्षक। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला ने यह उपाधि उसे प्रदान की। इस कारण उसका वंश यामनी नाम से विख्यात हुआ। इस्लाम का नायक, ये भी उपाधि थी। मध्यकालीन इतिहास पढ़ने का सुल्तान आजम की उपाधि धारण करने वाला वह दुनिया का पहला शासक था। सुल्तान आजम या सुल्तान
अव्यक्त में मोहम्मद अख्तर, उसके चांदी के सिक्कों पर यह लेख उत्कीर्ण है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसकी अन्य उपाधियों में बुत सिकन, मूर्ति को तोड़ने वाला एम गाजी मिलती है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बुत सिकन, ठीक है, बुत सिकन मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक कहते हैं इसको। महमूद गजनबी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये कौन था, ठीक है, महमूद गजनबी। सुरतगीन जब 997 में उसकी मृत्यु हुई तब उसके दो पुत्र थे, ठीक है, पहला महमूद और दूसरा इस्माइल। याद रखिए दोस्तों, सुरतगीन के दो पुत्र थे, पहला महमूद और दूसरा इस्माइल। इसमें महमूद बड़ा और इस्माइल छोटा था। सुरतगीन अपने छोटे पुत्र से अधिक स्नेह रखता था, इसलिए मरने से पूर्व उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, यानी कि छोटे बेटे को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। महमूद यह सहन करने के लिए तैयार नहीं था कि भाई मेरे होते हुए मैं बड़ा हूं, तो उसने, मेरे पिता ने छोटे भाई को जो है क्यों शासन उत्तराधिकारी बना दिया। उसने इस्माइल को गजनी देकर तथा वल्क अपने पास रखकर राज्य का विभाजन करने का सुझाव दिया, किंतु इस्माइल इससे सहमत नहीं हुआ। अंत में महमूद ने इस्माइल को एक युद्ध में परास्त करके बंदी बना लिया तथा अपने पिता के राज्य पर अधिकार कर लिया। महमूद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ। उसकी माता गजनी के पास जबुलिस्तान की एक धनवान की कन्या थी, इसलिए महमूद को जबुली का महमूद भी कहा जाता है। 27 वर्ष की अवस्था में वह अपने पिता के राज्य का स्वामी बन गया। वह आजम अजाम का प्रथम सुल्तान बनाता है, ठीक है। तारीख गुजिंदा के अनुसार सीस्तान के राजा खल्फ बिन अहमद को हराने के बाद महमूद ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ये इम्पोर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों, किसको जीतने के बाद, तो खल्फ, सीस्तान के राजा खल्फ बिन अहमद को हराने के बाद सुल्तान की पदवी धारण की थी। इतिहासकारों ने महमूद को सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक माना है। यद्यपि उसके सिक्के पर केवल अमीर महमूद अंकित था, उसने हिरात, वल्क, बस्त, खुरासान को जीत लिया। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने इन प्रदेशों पर उसके अधिकार को स्वीकार कर उसे जमीन उद्दौला साम्राज्य का दक्षिण भुना तथा दक्षिणी भुजा जमीन कुल मिल्लत धर्म का रक्षक की उपाधि से विभूषित किया। तो ये भुना ही है, ठीक है, भुजा नहीं है। कहा जाता है कि इसी अवसर पर महमूद ने भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करने की शपथ ली थी। भारत पर तुर्क आक्रमण, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई भारत पर जब उसने तुर्क आक्रमण करने की शपथ ली तो उसने कितने आक्रमण किए, कहां से उसने शुरुआत की, पहला राज्य कौन सा था जिस पर उसने आक्रमण किया, तो आइए बात करते हैं। आक्रमण के कारण क्या थे, ठीक है दोस्तों, आक्रमण के भाई कारण क्या थे, क्या धन का कलेक्ट करना था, ठीक है, धन लूटना था या धर्म का प्रसार करना था। तो पहला कारण है धर्म का प्रसार। दरबारी इतिहासकार कुतुबी ने उसके आक्रमण को जिहाद कहा है। धन प्राप्त करना, यश की कामना, भारत से हाथियों की प्राप्ति उसके आक्रमण के कारण रहे। लेकिन महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य हिंद यानी कि हिंदुस्तान की दौलत प्राप्त करना था
ताकि मध्य एशिया में साम्राज्यवाद का दौर चला सके। उसके आक्रमणों का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना नहीं था, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा उसने भारत में साम्राज्य की स्थापना नहीं की। इतिहासकार हैवेल का कथन है कि वह बगदाद को भी वैसे ही निर्दय पूर्वक लूटा जैसे सोमनाथ मंदिर को लूटा, यदि उसे वहां से इतना धन मिलने की आशा होती। प्रमुख अभियान कौन कौन से उसने अभियान किए? हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये भी इंपोर्टेंट है, किसने कहा दोस्तों? हेनरी इलियट ने कहा। वहीं अधिकतर इतिहासकारों का कहना है कि कम से कम 12 तो जरूर किया। खैबर दर्रा से भाग का प्रवेश द्वार कहा जाता था, सुबकतगीन ने जीता था। इस दर्रे को पार कर महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। महमूद वर्षा ऋतु सितंबर अक्टूबर की समाप्ति पर गजनवी से चलता था और शीत ऋतु में आक्रमण करता था। मार्च अप्रैल में वह यहाँ से चला जाता था, क्योंकि दोस्तों मार्च अप्रैल में यहाँ पर गर्मी पड़ती थी। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। हेनरी इलियट ने बताया कि 1000 से 1027 के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अधिकांश विद्वान हेनरी इलियट के मत का ही समर्थन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला आक्रमण कौन सा था, ये बात करते हैं। सबसे पहला आक्रमण, प्रथम आक्रमण कौन सा था? ठीक है, महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में सीमावर्ती नगरों पर हुआ। सीमावर्ती मतलब भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा के जो नगर थे उन पर हुआ। हिंदूशाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के कुछ दुर्गों पर अधिकार करने के बाद वह वापस गजनी लौट गया। दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदूशाही राज्य पर हुआ। उस समय हिंदूशाही वंश का राजा जयपाल था। ठीक है, उसने पेशावर के निकट महमूद गजनवी का मुकाबला किया, किंतु पराजित हुआ और अपने संबंधियों और सेनापतियों के साथ बंदी बना लिया गया। महमूद गजनवी ने जयपाल की राजधानी वह हिंद या उद्भांडपुर पर अधिकार कर लिया। अंत में महमूद ने 25 हाथी 2,50,000 दिनार लेकर जयपाल को मुक्त कर दिया। महमूद गजनवी लूट का अपार धन प्राप्त कर वापस चला गया। जयपाल अपने निरंतर पराजय से इतना अपमानित महसूस करने लगा कि अंत में उसने आत्महत्या कर ली। ये भी इंपोर्टेंट है कि भाई किस राजा ने महमूद गजनवी से हार कर आत्महत्या कर ली थी, वो थी जयपाल। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आनंदपाल गद्दी पर बैठा। उत्तर भारत में हिंदूशाही राज्य भारत का प्रथम महत्वपूर्ण हिंदू राज्य था जो मुस्लिम आक्रमण का शिकार हुआ। ये भी इंपोर्टेंट है। हिंदूशाही वंश के शासकों ने ही महमूद गजनवी के आक्रमणों का सबसे अधिक प्रतिरोध किया। इसकी राजधानी बहिंद अथवा उद्भांडपुर थी। तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी, महमूद ने तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी में भेजा वर्तमान उच्च के राजा बदरा पर किया, क्योंकि इसने जयपाल के विरुद्ध महमूद गजनवी की सैनिक सहायता नहीं दी थी। ठीक है दोस्तों, महमूद गजनवी को दोस्तों सैनिक सहायता नहीं दी थी। बजरा पराजित हुआ और भाग गया। महमूद ने उसके नगर को निर्दय पूर्वक लूट लिया और वहां के निवासियों को बलपूर्वक मुसलमान बना दिया। चौथा आक्रमण 1005 ईस्वी, महमूद का चौथा आक्रमण मुल्तान पर हुआ। उस समय वहां का शासक फतेह दाऊद था जो मुसलमानों के शिया संप्रदाय करमाथियों से संबंधित था।
उसने महमूद के आक्रमण से बचने के लिए हिंदू शाही शासक आनंदपाल से सहायता मांगी। आनंदपाल ने बेरा के निकट महमूद का मुकाबला किया परंतु पराजित हुआ। दाऊद ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और 20,000 दिरहम प्रतिवर्ष देने का वादा किया। मुल्तान पर महमूद गजनबी का अधिकार हो गया और वापस जाते समय महमूद ने सुखपाल को मुल्तान का शासक नियुक्त किया। सुखपाल आनंदपाल का पुत्र था। उसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण कर लिया। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। किसने? सुखपाल ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम बन गया था। उसका उपनाम नौशाह था। ये आ चुका है एग्जाम में। शासक बनने के पश्चात उसने पूर्ण हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया और अंत में महमूद ने उसे पद से उतार कर बंदी बना लिया। पांचवा आक्रमण। महमूद गजनबी ने पांचवा आक्रमण सुखपाल को दंड देने के लिए किया था, क्योंकि सुखपाल ने उसकी अधीनता और इस्लाम धर्म दोनों को त्याग दिया था। सुखपाल को पराजित कर उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। छठा आक्रमण 1008 ईस्वी। महमूद का छठा आक्रमण आनंदपाल के विरुद्ध था। गद्दी प्राप्त करने के बाद आनंदपाल की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। दक्षिण में उसके राज्य की सीमाएं मुल्तान के अमीरों द्वारा शासित क्षेत्र से टकराती थी और भटिया है सहित झेलम के पश्चिमी किनारे के प्रदेश उसमें सम्मिलित थे। उसके राज्यारोहण के समय भटिया का शासक विजयराज था। मुल्तान विजय से पूर्व महमूद गजनबी ने विजयराज को पराजित कर भटिया के किले पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में विजयराज वीरता पूर्वक लड़ा किंतु पराजित होकर अपनी रक्षा के लिए भागा और अंत में स्वयं अपना प्राण त्याग दिया। 1005 में मुल्तान पर आक्रमण के समय आनंदपाल ने महमूद को बाधा पहुंचाई थी। इसी कारण महमूद ने छठा अभियान आनंदपाल के विरुद्ध भी किया। आनंदपाल ने महमूद के आक्रमण के लिए उज्जैन के परमार, ग्वालियर के कछवाहा, कालिंजर के कलचुरी, कन्नौज के राठौर, दिल्ली और अजमेर के चौहान राजाओं का एक संघ बनाया। दोस्तों संघ दो बने, ठीक है। आनंदपाल ने बनाया और जयपाल ने बनाया था। पंजाब के खोखर लोगों ने भी आनंदपाल की सहायता की। इस प्रकार आनंदपाल ने एक विशाल सेना एकत्र की। सिंधु नदी के किनारे पेशावर के पास एक निर्णायक युद्ध हुआ। 30,000 खोखरों ने ऐसा प्रहार किया कि महमूद गजनबी की सेना विचलित होने लगी। महमूद गजनबी पीछे हटने के लिए सोचने लगा, किंतु दुर्भाग्य बस महमूद की सेना द्वारा छोड़ी गई अग्नि ज्वालाओं से भयभीत होकर आनंदपाल का हाथी मैदान से भाग निकला। आनंदपाल की सेना अस्त व्यस्त होकर भागने लगी। महमूद विजय हुआ। उसने साल्ट रेंज में स्थित आनंदपाल की कई नई राजधानी नंदन या नंदनपुर को तबाह कर दिया तथा आनंदपाल को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया। सातवां आक्रमण 1009 ईस्वी। आनंदपाल को पराजित करने के लिए महमूद गजनबी को युद्ध की लूट में कुछ हाथियों के अतिरिक्त उसके हाथ कोई विशेष वस्तु नहीं लगी। अतः लूट की अपनी भूख मिटाने के लिए उसने सातवां आक्रमण 1009 ईस्वी कांगड़ा के पहाड़ी प्रदेश नगरकोट पर किया। हिंदुओं ने नगरकोट के किले में बहुत सा धन एकत्र कर रखा था। वहां किसी ने महमूद का सामना नहीं किया। नगरकोट के किले से महमूद गजनबी को अपार धन मिला। फरिश्ता के अनुसार महमूद 7 लाख सोने की दीनार, 700 मन चांदी के पात्र, 200 मन स्वर्ण मुद्राएं, 200 मन अपरिष्कृत रजत, 20 मन पन्ने, हीरे, रतन, मोती आदि बहुमूल्य मणियां लेकर भारत से लौट गया।
तो कितना ये धन था, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। तो ठीक है, कितना धन था ये। तो एक मन होता है 40 किलो का। 8वां आक्रमण 1010 ईस्वी। 1010 ईस्वी में महमूद गजनबी ने मुल्तान पर दोबारा आक्रमण किया। वहां के विद्रोही शासक दाऊद को पराजित कर बंदी बना लिया। उसने मुल्तान पर अधिकार कर लिया। 9वां आक्रमण 1011 से 1012 ईस्वी। महमूद का नवा आक्रमण थानेश्वर पर हुआ। वहां के चक्र स्वामी मंदिर को लूटा। मार्ग में डेरा के शासक ने रोकने का प्रयास किया किंतु असफल रहा। 10वां आक्रमण 12 ईस्वी। आनंदपाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र त्रिलोचन पाल गद्दी पर बैठा। त्रिलोचन पाल को भी महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। त्रिलोचन पाल के अपने पुत्र भीमपाल जो शासन में उसका मुख्य सहायक था के कहने पर महमूद का विरोध करने की नीति अपनाई। भीमपाल ने मरगला दर्रे में अपनी किलाबंदी की। महमूद की सेनाओं को रोकने का प्रयास किया किंतु महमूद ने उस दर्रे को जीतकर नंदन के दुर्ग पर चढ़ाई कर दी। त्रिलोचन पाल व भीमपाल ने भागकर कश्मीर में शरण ली और वहां के राजा संग्राम राज से मिलकर महमूद गजनवी से लड़ने की तैयारी करने लगे। कश्मीरी मंत्री तुंग उसकी सहायता के लिए भेजा गया। तोसी पुंछ क्षेत्र की आधुनिक तोही नदी के किनारे महमूद और त्रिलोचन पाल व कश्मीर की संयुक्त सेनाओं के मध्य एक युद्ध हुआ। ठीक है, महमूद गजनवी विजय हुआ। त्रिलोचन पाल पराजित होने के बाद पंजाब की शिवालिक पहाड़ियों की ओर चला गया तथा पुनः अपनी शक्ति स्थापित करने में लग गया। उसने बुंदेलखंड के शासक विद्याधर, ये भी इंपोर्टेंट विद्याधर, उसने बुंदेलखंड के शासक विद्याधर जो उस समय उत्तरी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था से मित्रता स्थापित की तथा अपने खोए हुए राज्य को पुनः जीतने का प्रयास किया। 1018-19 में महमूद गजनवी ने जब चंदेलों के विरुद्ध चढ़ाई की तो मार्ग में राहिब अर्थात राम गंगा नदी के किनारे त्रिलोचन पाल ने उसका मुकाबला किया परंतु वह पराजित हुआ और अपनी प्राण बचाने के लिए चंदेल राजाओं की खेमे की ओर भागा। अंत में 1021-22 में उसका वध कर दिया गया। त्रिलोचन पाल की मृत्यु के साथ ही शाही वंश का अंत हो गया। हिंदुशाही, यद्यपि कि उसका पुत्र भीमपाल उसका उत्तराधिकारी बना जो लोहर के आसपास के क्षेत्र में 1026 तक शासन किया किंतु शाही वंश के इतिहास में उसका कोई महत्व नहीं है। तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बस 2 मिनट का रेस्ट।
तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 11वां आक्रमण 1015 से 1016 ईस्वी। महमूद गजनवी ने 1015-16 ईस्वी में कश्मीर में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु भौगोलिक बाधाओं के कारण वह लोहे कोट से आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि दोस्तों उस समय वहां पर बहुत सारे पहाड़ थे, अभी पहाड़ हैं, और काफी ज्यादा ठंड थी। 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी। 1018 ईस्वी में महमूद ने कन्नौज पर आक्रमण किया, जो उस समय भारतीय साम्राज्य की प्रमुख राजधानी थी। उस समय यहाँ गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक राज्यपाल का शासन था। महमूद ने पहली बार गंगा नदी घाटी में प्रवेश किया। कन्नौज आक्रमण के दौरान ही महमूद ने सर्वप्रथम बटन, महावन, मथुरा और वृंदावन पर आक्रमण किया तथा अंत में कन्नौज पर आक्रमण किया। 1018 ईस्वी में महमूद ने गजनी से प्रस्थान किया। मार्ग में सभी दुर्गों को जीतते हुए वरन बुलंदशहर पहुंचा। दोस्तों ये भी आ चुकी है एग्जाम में, वरन। बुलंदशहर का पुराना नाम क्या है? वरन। यहाँ का शासक हरदत्त ने भयभीत होकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, अपने कुछ साथियों सहित इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात महमूद ने महावन पर आक्रमण किया। उस समय वहां यदु वंश के शासक कुलचंद का शासन था। उसने वीरता पूर्वक महमूद का सामना किया, किंतु हार गया। अंत में कुलचंद ने सम्मान की रक्षा के लिए अपनी दोनों पत्नियों को काटकर स्वयं भी आत्महत्या कर ली। महावन को लूटने के बाद महमूद गजनवी ने मंदिरों की नगरी के नाम से विख्यात मथुरा पर आक्रमण किया। मथुरा हिंदू का तीर्थ स्थान था, जहां हजारों मंदिर थे। मथुरा की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया था। महमूद ने वहां इच्छानुसार लूटमार की तथा अपार धन प्राप्त किया। 13वां आक्रमण। मथुरा को लूटने के बाद महमूद ने वृंदावन पर चढ़ाई की। यहाँ भी उसने लूट में अपार धन प्राप्त किया। वहां से वह कन्नौज गया। वहां गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक राज्यपाल का शासन था। राज्यपाल भयभीत होकर बिना युद्ध किए ही गंगा के पार उसके पूर्वी किनारे पर स्थित वारी भाग गया। ये भी आ चुका है एग्जाम में। महमूद ने कन्नौज को खूब लूटा। उसके बाद उसने कानपुर के निकट मंझावन नामक स्थान पर आक्रमण किया, जो ब्राह्मणों के किले के नाम से प्रसिद्ध था। 25 दिन तक संघर्ष के बाद अंत में महमूद ने विजय प्राप्त की। लौटते समय मार्ग में पड़ने वाले असी और सिरसावा सहारनपुर के निकट के दुर्गों को जीत लिया। असी के शासक चंद्रपाल, सिरसावा के शासक चांदराय ने किया, अतः अपार धन के साथ महमूद गजनी लौट गया। 14वां आक्रमण। महमूद ने यह आक्रमण चंदेल राजा को दंडित करने के लिए किया था। महमूद के वापस जाने के बाद रोहिलखंड के चंदेल शासक विद्याधर ने ग्वालियर के शासक के सहयोग से कुछ हिंदू राजाओं का एक संघ बनाया। इस संघ का उद्देश्य कन्नौज के शासक राज्यपाल को दंड देना था, क्योंकि राज्यपाल महमूद के बिना युद्ध किए ही भाग गया था। महमूद से बिना युद्ध किए ही भाग गया था। राजपूत शासकों ने एक कलंक समझा। इन राजाओं ने मिलकर राज्यपाल का आक्रमण किया। विद्याधर के आदेश से उसके कछवाहा सामंत अर्जुन ने राज्यपाल की हत्या कर दी। महमूद ने विद्याधर को दंडित करने के लिए 1019-20 में एक पूर्ण भाग पर आया। वह बारी की ओर बढ़ा, जिससे प्रतिहारों ने कन्नौज की लूट के पश्चात अपनी राजधानी बनाया था। त्रिलोचन पाल यहाँ का शासक था। वह बिना युद्ध के ही भाग गया। महमूद ने बारी को नष्ट कर दिया। इसके पश्चात महमूद अपने मुख्य शत्रु विद्याधर को परास्त करने के लिए बुंदेलखंड पहुंचा।
वहां विद्याधर एक बड़ी सेना के साथ महमूद का मुकाबला करने के लिए तैयार था। महमूद विद्याधर की विशाल सेना देखकर एक बार विचलित अवश्य हुआ, किंतु युद्ध प्रारंभ होने के बाद शाम होते होते विद्याधर की सेना के एक भाग की पराजय हुई। विद्याधर साहस खो बैठा और रात में चुपके से भाग निकला। महमूद ने उसके संपूर्ण राज्य में लूटमार की तब बहुत सी संपत्ति लेकर वापस लौट गया। 15वां आक्रमण 1021-22 महमूद पूर्ण भारत आया तथा पंजाब में प्रवेश किया। इस बार उसने पंजाब पर प्रशासन कर अपने हाथ में लेने का निश्चय किया। पंजाब में प्रत्यक्ष शासन स्थापित करने का महमूद का उद्देश्य दूर स्थित प्रांतों की विजय के लिए भारत में एक सैनिक केंद्र की स्थापना करना था। इसके लिए पंजाब का क्षेत्र उपयुक्त था। पंजाब पर अधिकार करने के पश्चात ही महमूद गजनबी ने पंजाब के प्रचलित शाही सिक्कों का ही अपनाया। उसके अपने सिक्के पर घुड़सवार तथा नंदी चिन्ह जो पहले से प्रसिद्ध था को अपनाया और उस पर संस्कृत भाषा में अवक्त में कम अवतार महमूद खुदवाया। उसने संस्कृत में अयम टंकम महमूद पूरे घटित अर्थात टकसाल का नाम भी खुदवाया। मुस्लिम शासकों में सर्वप्रथम महमूद गजनबी ने ही भारतीय ढंग के सिक्के डलवाए। उसके द्वारा प्रचलित सिक्के दिल्ली वाला के नाम से प्रसिद्ध थे। ये भी इंपोर्टेंट है। दिल्ली वाला नाम से सिक्के किसने चलाए? महमूद गजनबी ने चलाए, जिसका वजन कितना था? 56 ग्राम था। पंजाब पर अधिकार करने के बाद महमूद गजनबी ने आरंभिक आर्यारुक को यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था। आर्यारुक को। अब दोस्तों महमूद गजनबी ने, ठीक है, सोमनाथ पर आक्रमण किया। सोमनाथ 1025-26 में, ठीक है। ये शिव की मूर्ति है दोस्तों। इसको तोड़कर उसने क्या किया कि भाई अपने साथ ले गया और मांस मीट तोड़ने की दुकान पर रख दिया, ठीक है। सोमनाथ पर आक्रमण 1025-26 ईस्वी। 1025-26 में महमूद ने एक विशाल सेना लेकर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। महमूद गजनबी का यह सबसे प्रसिद्ध अभियान था। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित भारत के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक था। यह शिव का मंदिर था, इसमें अत्यधिक धन संचित था, जो महमूद गजनबी के आक्रमण का मुख्य कारण बना। मुल्तान के मार्ग से वह काठियावाड़ में प्रवेश किया। तत्पश्चात अनिलवाड़ा पहुंचा, जो काठियावाड़ की राजधानी थी। इस समय यहाँ का शासक भीमदेव था, जो बिना युद्ध किए भाग गया। महमूद ने बिना किसी विरोध के अनिलवाड़ा को लूट लिया। उसके पश्चात वह सोमनाथ मंदिर के निकट पहुंचा। एक संघर्ष के बाद मंदिर पर कब्जा कर लिया। उसने यहाँ से अपार धनराशि इकट्ठा की और मंदिर में ध्वस्त कर दिया। मंदिर को ध्वस्त कर दिया। अतुल्य संपत्ति के साथ महमूद सिंध के रेगिस्तान से वापस लौटा। मार्ग में उसे जाटों ने बहुत हानि पहुंचाई, परंतु महमूद मुल्तान होता हुआ सुरक्षित गजनी लौट गया। दोस्तों पहली बार यहाँ पर जाट शब्द का उल्लेख मिलता है। 17वां और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी। जाटों व खोखरों को दंड देने के लिए महमूद गजनबी ने 1027 ईस्वी में भारत पर अंतिम आक्रमण किया। सोमनाथ को लूटकर वापस जाते समय महमूद को पश्चिमोत्तर में सिंध के जाटों व खोखरों ने अत्यधिक हानि पहुंचाई थी। प्रतिशोधात्मक कार्रवाई में महमूद ने इन पर आक्रमण किया और कठोरता से इन्हें समाप्त कर दिया। खोखर जाति सीमांत क्षेत्रों के उग्र निवासी थे। इन्होंने महमूद गजनबी व मोहम्मद गौरी के लिए
समस्या पैदा की थी। इस प्रकार महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। अपने सैनिक पराक्रम का परिचय देते हुए उसने अनेक भारतीय शासकों को पराजित किया था। गुजरात से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र को रौंदा। इन सफलताओं के बाद भी वह भारत में अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर, क्योंकि उसके इन अभियानों का उद्देश्य है साम्राज्य निर्माण नहीं बल्कि धन को लूटना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति में पूरी तरह से सफल रहा। उसके आक्रमण का एकमात्र स्थायी परिणाम पंजाब, सिंध और मुल्तान को गजनी साम्राज्य में मिलाया जाना रहा। महमूद गजनवी के आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव भारत की राजनीतिक और सैनिक दुर्बलता का उजागर होना था। 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। दोस्तों अब महमूद गजनवी का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, मूल्यांकन महमूद गजनवी का चरित्र और उसका मूल्यांकन। महमूद गजनवी बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह एक साहसी सैनिक और सफल सेनापति था। प्रत्येक व्यक्ति की उसकी योग्यता अनुसार कार्य देता था, वह उसकी इच्छा अनुसार कार्य लेता था। विभिन्न नस्लों से विभिन्न मिली जुली सेना उसके नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना बन गई। उसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं की भी नियुक्ति की। ये भी इंपोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, यानी कि महमूद गजनवी ने की सेना में हिंदू लोग भी थे। उसकी सेना में अरब, तुर्क, अफगान और हिंदू सैनिक भी शामिल थे। महमूद विद्वानों और कलाकारों का संरक्षक था। उसके दरबार में संरक्षण पाने वाले प्रमुख विद्वान थे अल बरूनी, इतिहासकार उतबी, दर्शन शास्त्र का विद्वान फराबी, बैहाकी, फारस के कवि पुजारी, खुरासानी विद्वान तुसी, उनसुरी, असजदी, फरूकी, फिरदौसी आदि। इन विद्वानों में उतबी महमूद के समय का महान साहित्यकार था। वह शाही इतिहासकार भी था। ठीक है, उसकी प्रमुख पुस्तकें किताब उल यमीनी, तारीख यमनी है। किसकी दोस्तों? उतबी की। इसमें महमूद के जीवन और कार्यों का विस्तृत वर्णन है। फिरदौसी महमूद के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूरब के होमर की उपाधि दी गई। फिरदौसी की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना शाहनामा है। कहा जाता है कि महमूद ने शाहनामा लिखने के लिए फिरदौसी को 60,000 सोने के मिस्कल देने का वादा किया था, किंतु शाहनामा पूरा होने पर उसने कवि को केवल 60,000 चांदी के मिस्कल ही दिया, जिन्हें लेने से फिरदौसी ने इनकार कर दिया। जबकि इसका मुख्य कारण महमूद के कृपा पात्र अयाज का फिरदौसी के विरुद्ध षड्यंत्र था। क्रोध में आकर फिरदौसी सदा के लिए गजनी त्याग दिया। अंत में महमूद ने क्षमा मांगी तो 60,000 सोने की मुद्राएं फिरदौसी के लिए पास भिजवाई। परंतु भेंट पहुंचने से पहले ही फिरदौसी का शव संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। फारसी भाषा की नींव रखने वाला फिरदौसी ही था। इसने अपनी रचना शाहनामा से इसका श्री गणेश किया था। उल्लेखनीय है कि फिरदौसी भारत नहीं आया, फिर भी अपनी पुस्तक शाहनामा में उसने भारत के विषय में वर्णन किया है। रजनीकांत शर्मा ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। अलबरूनी 973 से 1043 खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म दर्शन और धर्मशास्त्र का विद्वान था। उसका जन्म 973 ईस्वी में खीवा, प्राचीन फर्ज में हुआ। महमूद गजनवी के भारत विजय से पूर्व एक विद्वान था, तो राजनयिक के रूप में खीवा वंश के अंतिम तक की सेवा में था। 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म शासक पर विजय कर अलबरूनी को प्राप्त किया था। 1018-19 में वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया। इसकी प्रसिद्ध रचना किताब उल हिंद है। इसमें 1017 से 1030 ईस्वी के बीच भारतीय जीवन का वर्णन है। यह पुस्तक अरबी भाषा में है, जिसका बाद में फारसी अनुवाद में अनुवाद किया गया।
फारसी से अंग्रेजी भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद एडवर्ड सी सचाऊ ने अल्बरूनी इंडिया एन अकाउंट एट द रिलीजन नाम से किया। ये भी इंपोर्टेंट है, याद करिएगा। रजनीकांत शर्मा ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में भारतीयों की विशेष कर पवित्र स्थानों पर तालाबों तथा जल संग्रहण कार्यों के निर्माण में उच्च कोटि की प्रमुखता की प्रशंसा की है। अलबरूनी लिखता है कि भारत आरंभ में सागर था। कई शताब्दियों में हिमालय की नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से वह भर गया। ब्राह्मण शिक्षा के केंद्र कन्नौज, बनारस, कश्मीर का भी भारत कभी कभी नहीं गया। उसने भारतीय परिस्थितियां एवं संस्कृति को जानने के लिए ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत, बलभद्र ब्राह्मीर की व्रत संहिता, कपिल के सांख्य, पतंजलि के योग आदि रचनाओं का उल्लेख किया है। उसने जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण एवं वायु पुराण को उद्धृत किया है। इस प्रकार पुराणों का अध्ययन करने वाला अलबरूनी प्रथम मुसलमान था। बैहाकी 996 से 1070 महमूद का एक शाही लेखक था। लेनपुर ने उसे पूर्वीय श्री पेपिया की उपाधि दी थी। वह गजनबी दरबार से उसके अमीरों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। उन्होंने गजनबी शासकों का 1059 ईस्वी तक विस्तृत इतिहास 10 खंडों में लिया, जो तारीख बैहाकी नाम से जाना जाता है। उसके विभिन्न खंडों के नाम इस प्रकार है: तारीख सुबक्तगीन, ताजुल फतू, गजनी के सुल्तान महमूद का इतिहास, तारीख मसूदी, सुल्तान महमूद का इतिहास। दर्शन शास्त्र का विद्वान फराबी महमूद का दरबारी कवि था। फारस के रे का निवासी पुजारी भी महमूद के दरबार का कवि था। असली तुसी का प्रवासन करने वाला था। उनसुरी अपने काल का महान विद्वान था। विद्वानों के साथ साथ महमूद एक निर्माता तथा कलाकारों व वास्तुकारों का भी संरक्षक था। उसने अपने देश विदेश के कलाकारों को बुलाकर गजनी में भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। उसने गजनी में कई भव्य मस्जिदों का निर्माण करवाया, जिसे पूर्व का आश्चर्य भी कहा जाता था। गजनी में कि उसने एक विश्वविद्यालय, एक बड़ा पुस्तकालय, एक अजायबघर स्थापित किया। कहां पर? तो गजनी में। नवार नदी पर उसने बाढ़ ए सुल्तान बांध का निर्माण करा। ये भी इंपोर्टेंट है। इस प्रकार महमूद के संरक्षण में गजनी एक संस्कृति स्थल के रूप में विख्यात हो गया। इसकी गणना मध्य एशिया के सुंदर नगरों में होने लगी। महमूद एक न्यायप्रिय शासक भी था। उसका भतीजा एक स्त्री के विरोध के बाद भी उसे अपमानित करने का प्रयास किया, जिसके कारण महमूद ने अपने भतीजे का कत्ल कर दिया। शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए उसने अपने सूबेदारों को नियंत्रण में रखा। अब बात करते हैं महमूद गजनबी के उत्तराधिकारी और गजनबी राज्य का अंत। ठीक है, महमूद गजनबी के उत्तराधिकारी का बात करते हैं दोस्तों। महमूद गजनबी के उत्तराधिकारी महमूद के बाद 15 शासक हुए, जो 1030 से 1086 तक शासन करते रहे, परंतु उनका काल युद्ध, पतन और सामाजिक क्षुणता के लिए प्रसिद्ध है। मसूद 1030 से 1040 ईस्वी। महमूद गजनबी के 2 पुत्र मसूद और मोहम्मद थे। अपनी मृत्यु से पहले ही महमूद ने अपने दोनों पुत्रों के बीच साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था, किंतु उसकी मृत्यु के बाद सर्वोच्च सत्ता के लिए दोनों में संघर्ष आरंभ हो गया। अंत में मसूद ने मोहम्मद को पलट कर बंदी बना लिया और उसे अंधा करवाकर गद्दी पर अधिकार कर लिया। हसनक महमूद का एक मंत्री था। हसनक कर्मात्यान धर्मी होने के कारण उसकी निंदा की जाती थी। यह अभियोग
स्वीकार करने पर उसे मृत्युदंड दिया गया। अरियारक एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। महमूद गजनवी ने पंजाब विजय के बाद उसे वहां का गवर्नर नियुक्त किया था। महमूद के समय में वह भारत से संबंधित विषयों का अधिकारी था, किंतु महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद वह स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करने लगा। मसूद ने उसे वापस फल्क बुला लिया तथा उसके स्थान पर अपने पिता महमूद गजनवी के समय के कोषाध्यक्ष अहमद न्यालतगीन को पंजाब का गवर्नर बनाया। न्यालतगीन ने बनारस पर आक्रमण कर वहां से अत्यधिक मात्रा में धन लूट काजी सिराज ने न्यालतगीन के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। उसने सुल्तान मसूद को गुप्तचरों द्वारा सूचित किया कि न्यालतगीन अपने आप को सुल्तान का बेटा बनाकर स्वाधीन होने का प्रयास कर रहा है। मसूद ने न्यालतगीन का दमन करने के लिए एक हिंदू तिलक को भेजा। तिलक ने जाटों के सहयोग से न्यालतगीन को पराजित कर उसका वध करवा दिया। 1037 ईस्वी में मसूद ने हांसी वर्तमान पंजाब में हिसार के निकट पर आक्रमण कर वहां के दुर्गों को जीत लिया। जब मसूद हांसी पर चढ़ाई करने लगा तो उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर सल्जुक तुर्कों ने उसके राज्य की सीमा पर आक्रमण किया तथा गजनी के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। सल्जुक दोस्तों ये वही है, वही जाति थी ये, जैसे कि सल्जुक, तुर्क, जामिनी, ठीक है, ये वो जाति थी। अब गजनी की कंडीशन थोड़ी खराब होने लगी तो सल्जुक जातियों ने, सल्जुक तुर्कों ने उसके राज्य की सीमा पर आक्रमण किया और गजनी के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। 1040 में सल्जुकों ने मसूद को मेरठ के निकट पराजित किया। इस पराजय के बाद मसूद शाही दल के साथ लाहौर की ओर भाग, किंतु अटक रावलपिंडी के मध्य तुर्क और हिंदू दासों ने विद्रोह कर सुल्तान को बंदी बना लिया और उसके भाई मोहम्मद को गद्दी पर बैठाया। 1041 में सुल्तान मसूद की हत्या कर दी गई। अब बात करते तो मौदूद, यह मसूद का पुत्र उत्तराधिकारी था। अपने चाचा मोहम्मद को युद्ध में पराजित कर अपने पिता के हत्या का बदला ले लिया। 1049 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों ये तो थे उत्तराधिकारी। अब अंत कैसे हुआ, गजनी साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? गजनी का अंत, गजनी के उत्तर में, यानी कि ये गजनी साम्राज्य है जहां भारत है, इसके उत्तर में 200 मील की दूरी पर गौर नामक एक स्थान था, जहां से दोस्तों मोहम्मद गौरी का उदय हुआ था। ठीक है, गौर, जहां ईरानी लोग राज्य करते थे। ये लोग पूर्वी ईरान से आए थे और संसवानी कहलाते थे। संसवानी गजनी की अधीनता को नाम मात्र के लिए मानते थे। सल्जुकों की गजनी पर आक्रमण के बाद गजनी की शक्ति कम होने लगी तो गौर की शक्ति में वृद्धि होने लगी। दोस्तों यहाँ पर जो है, जो गौरी था, मोहम्मद गौरी का जो राज्य था गौर, उसकी वृद्धि होने लगी, परंतु अभी गौरी नहीं है। ठीक है, परंतु गौरी का जो पिछला साम्राज्य था उसका उदय हो रहा है यहाँ पर। संसवानी शासक मोहम्मद के बाद उसका पुत्र कुतुबुद्दीन हसन उसका उत्तराधिकारी बना। इसने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। जिस समय कुतुबुद्दीन हसन एक विद्रोह का दमन कर रहा था, उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद उसका पुत्र इज़्ज़तुद्दीन हुसैन उसका शासक बना। गोरों की राजनीतिक स्थिति में विस्तार हुआ। फलस्वरूप गजनवी साम्राज्य सिमटकर दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब तक रह गया।
जैसे जैसे गजनवियों का प्रभाव कम होने लगा, सलजुगियों की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। 1107-8 में संजर ने गोर पर आक्रमण कर इजुद्दीन को बंदी बना लिया। बाद में उसकी मृत्यु हो गई। गोर गोर के प्रदेश के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इजुद्दीन के 6 पुत्र थे, सैफुद्दीन, कुतुबुद्दीन, मोहम्मद, नसरुद्दीन मोहम्मद, अलाउद्दीन हुसैन, बहाउद्दीन शाम व फखरुद्दीन मसूद। इजुद्दीन की मृत्यु के बाद उसके पुत्र सैफुद्दीन ने अपने पिता के साम्राज्य को सभी भाइयों में बांट दिया, किंतु कुतुबुद्दीन मोहम्मद इस बंटवारे से संतुष्ट नहीं था। वह बंटवारे का विरोध कर बैराम शाह गजनवी के दरबार में चला गया। बैराम शाह कुछ समय पश्चात बैराम शाह के दरबारियों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया। उसके ऊपर हरम पर कुदृष्टि, हरम मतलब दोस्तों जहां पर रानियों का वास था, निवास था, तो कुछ दरबारियों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया। उसके ऊपर हरम पर कुदृष्टि रखने का आरोप लगाया कि भाई ये जो है रानियों के ऊपर जो है गलत निगाह डालता है। बैराम शाह क्रोधित होकर उसे कारागार में डाल दिया। बाद में उसे जहर देकर मार डाला गया। अपने भाई का बदला लेने के लिए सैफुद्दीन ने गजनी पर आक्रमण किया। उसने बैराम शाह को भारत की ओर भगा दिया। वह सुल्तान का खिताब धारण कर स्वयं गजनी के साथ में बैठा। उसने अपने अधिनता में अपने भाई बहाउद्दीन शाम को गजनी का शासक नियुक्त किया। 1149 ईस्वी में बैराम शाह ने गजनी पर आक्रमण किया तथा सैफुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। अपने भाई का बदला लेने के लिए बहाउद्दीन शाम गजनी की ओर कूच किया, किंतु गजनी पहुंचने से पहले ही 1149 में मार्ग में उसकी मृत्यु हो गई। अंत में अलाउद्दीन हुसैन ने अपने सभी भाइयों का बदला लेने का प्रण लिया। उसने गजनी पर आक्रमण किया तथा बैराम शाह पराजित किया गया। पराजित होने के बाद बैराम शाह भारत भाग गया, जहां शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र खुसरो मलिक उत्तराधिकारी हुआ। अलाउद्दीन ने निर्दयता से गजनी नगर को जलाया तथा नागरिकों को कत्लेआम करवाया। उसने गजनी के मृत शासकों व अमीर की हड्डियों को कब्रों से निकलवा कर जला दिया। इसका कारण लोगों से जहां सोच संसार को जलाने वाला अर्थात जगदाहक कहने लगे। अलाउद्दीन हुसैन पहला व्यक्ति था। अलाउद्दीन पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान अल मुअज्जम महान सुल्तान का खिताब धारण किया। इससे पूर्व के संस्थानी शासकों ने स्वयं को केवल मलिक या अमीर की खिताब धारण किया। 1162 में उसने सल्जुकियों को खराज देना बंद कर दिया। अलाउद्दीन जासूस ने संसवानियों को साम्राज्यवादी और प्रसारवादी उत्साह प्रदान किया। सौभाग्य से उसके समय में उस क्षेत्र में शक्ति शून्यता थी। गजनवी का पतन हो चुका था और संजय को गुज जाति ने बंदी बना लिया था। अलाउद्दीन जासूस ने इस स्थिति का लाभ उठाया और अपनी शक्ति का प्रसार आरंभ किया। ऐसी परिस्थिति में गोरी साम्राज्य का 3 भागों में विभाजन अनिवार्य हो गया। वरिष्ठ शाखा फिरोजपुर से गोर प्रशासन करती रही और पश्चिम में खुरासान की ओर साम्राज्य प्रसार के लिए नजर दौड़ाई।
एक 1173-74 में गजनी पर अंतिम रूप से विजय प्राप्त होने के बाद वहां एक अन्य शाखा की स्थापना हुई। यह शाखा साम्राज्य विस्तार के लिए भारत की ओर अपना ध्यान आकर्षित करने लगी। बमियान नए विचित्र राज्य पर फखरुद्दीन महमूद को शासन पर बैठाया गया। उसने आक्सस नदी के तट पर बुखारिस्तान, बादशाह और सुगबान पर आक्रमण किया, राज्य किया। अलाउद्दीन हुसैन के बाद उसके पुत्र सैफुद्दीन मोहम्मद उसका उत्तराधिकारी बना, किंतु जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद गयासुद्दीन 1173 से 1203 गद्दी पर बैठा। उसने 1173-74 में गजनी को अंतिम रूप से पराजित कर अपने भाई शहाबुद्दीन 1173-76 को सौंप दिया। इसने बाद में मुजुद्दीन मोहम्मद गौरी का खिताब धारण कर भारत पर आक्रमण किया था। तो ये वही मोहम्मद गौरी है क्या? तो ये शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी या शहाबुद्दीन मुजुद्दीन मोहम्मद गौरी, वह गजनी का पर स्वतंत्र शासक की ओर भांति राज्य करता रहा, परंतु सिक्कों पर अपने भाई का नाम खुतवाता रहा और उसे अपना सर्वोच्च अधिकारी भी मानता रहा। बहराम साहब पराजित होने के बाद भाग गया और जहां शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। उसका पुत्र खुसरो मलिक गद्दी पर बैठा। यह गजनवी वंश का अंतिम शासक था। एक कमजोर और डरपोक शासक था। इसके समय में मोहम्मद गौरी ने भारत पर सीधार पर कहा जाने वाला पंजाब पर आक्रमण किया। खुसरो मलिक कुछ समय तक गौरी को उपहार देकर बचता रहा, किंतु अंत में गौरी ने 1186 में पंजाब पर आक्रमण किया तथा खुसरो मलिक को बंदी बना लिया गया। बाद में मोहम्मद गौरी के अनुसार 1192 में उसका वध कर दिया गया। इस प्रकार गजनी वंश का अंत हो गया। विष्णु शर्मा द्वारा रचित ग्रंथ पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलिल्ला व दमना के नाम से किया गया, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद बहराम शाह ने करवाया था। तो फ्रेंड्स देखो, ये तो थी गजनी साम्राज्य का अंत। अब बात करते हैं महमूद गजनवी के दरबार में रहने वाले जो कवि थे उनके बारे में और विस्तार से चर्चा करते हैं। अबू नस्र कुतबी, यही वह हमलावर दरबारी इतिहासकार था। इसने अपनी पुस्तक तारीख यामनी किताब यामनी में 1000 ईस्वी से महमूद गजनवी के ज्यादातर हमलों का उल्लेख किया है। ख्वाजा अहमद, यह मोहम्मद गजनवी का वजीर था। ख्वाजा अहमद ने महमूद की अनुपस्थिति में 18 वर्ष तक कुशलता से प्रशासनिक कार्यों का संचालन किया। बाद में गजनवी ने अपने इस वजीर को एक भारतीय लिपिक किया था। अबुल फजल बैहाकी तारीख सुख्तगीन का लेखक था। ठीक है, अबुल फजल बैहाकी तारीख सुख्तगीन का लेखक था। इसने लेनकुल ने पूर्व का पेपस का सल्तनत युगीन चित्रकला का सबसे प्रारंभिक उल्लेख बैहाकी द्वारा लिखित गजनवियों का इतिहास से मिलता है। फिरदौसी, इस इतिहासकार ने फारसी में गद्य में 1000 छंदों वाली शायनामा महमूद गजनवी के आदेश पर लिखी। उसे फारसी का होमर कहा जाता है। बताया जाता है कि शायनामा लिखने के लिए महमूद ने फिरदौसी को 60,000 सोने के मिस्कल देने का वादा किया, लेकिन शायनामा पूर्ण होने पर उसे चांदी के 60,000 मिस्कल दिए गए। इसे फिरदौसी ने लेने से इनकार कर दिया और गजनी त्याग दिया। अंत में महमूद गजनवी ने क्षमा मांगी और 60,000 सोना मुद्रा भिजवाई, परंतु भेंट पहुंचने से पहले ही फिरदौसी का सब संस्कार के लिए ले जा रहा था। उसकी पुत्री ने भेंट लेने से इनकार कर दिया। मृत्यु से पहले फिरदौसी ने महमूद की निंदा में कविता लिखी। इसमें उसने उसके नीच जन्म का उल्लेख किया है। अल-बरूनी रात ज्योतिष था। इसने गजनी में ब्राह्मण पंडितों को वाद विवाद किया था। फराबी दर्शन शास्त्र विद्वान था। तुसी फरासानी विद्वान था। उसरी महान शिक्षक राजकवि। उसरी का मुंह 3 बार महमूद गजनवी ने मोतियों से भरा था। सैयद सलार महमूद गाजी, महमूद गजनवी के सैनिक जिनका मकबरा बहराइच में है। महमूद गजनवी के दरबारी कवि फारूकी ने महमूद द्वारा लाहौर में बनवाए गए निगार खाना चित्र विचिका का उल्लेख किया है। इसमें महमूद गजनवी का भी सभी या व्यक्ति चित्र पोर्ट्रेट है। वह पहले सुल्तान था
जिसने अपना रूप चित्र बनवाया था। नवार नदी पर महमूद ने बाण सुल्तान बांध, गजनवी है विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, अजायबघर बनवाया था। उसके द्वारा निर्मित मस्जिद इस मदरसे को पूर्व का आश्चर्य कहा जाता है। मुस्लिम शासकों में सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने ही भारत के सिक्के चलाए। इन सिक्कों को दिल्ली वाला कहा गया। इनका वजन 56 ग्राम था। दोस्तों, अल-बरूनी का थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करते हैं। अल-बरूनी सागर, थोड़ा 2 मिनट का देख लेते हैं जी, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे अल-बरूनी को, ठीक है? तो अल-बरूनी उपनाम अबू रेहान, उपाधि विद्यासागर, भारतीय ब्राह्मण द्वारा प्रदत्त
प्रथम मुस्लिम भारतविद, जन्म खीवा फरिज में, मृत्यु 70 वर्ष की आयु में गजनी में उनकी मृत्यु हुई। इनकी विशेषता, अल-बरूनी पहले मुसलमान थे जिन्होंने संस्कृत सीखा, गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया। पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक हिंद या मिन मकाला, यह पुस्तक 11वीं शताब्दी का दर्पण कहलाता है। बोल का भारत प्रवास के बाद इस पुस्तक की रचना की। अल-बरूनी ने लगभग 113 कृतियों की रचना की। किताबस सैदना यह अल-बरूनी द्वारा लिखित दवाओं की किताब है। इसका फारसी अनुवाद बकर ने किया था। अनुवाद अरबी में लिखी किताब उल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद 1888 में एडवर्ड स्टाउ ने, वहीं हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने किया था। अल-बरूनी मामूनी वंश के खारिज़म शाह के राजनीतिक सलाहकार थे। महमूद गजनवी ने जब खारिज़म जीता तो यहीं से युद्धबंदी के रूप में अल-बरूनी को पाया। महमूद ने अल-बरूनी को राज ज्योतिष के पद पर नियुक्त किया। वह 1819 में महमूद के साथ भारत आए थे। अल-बरूनी भारत में 10 वर्ष रहे और 1030 ईस्वी के आसपास किताब हिंद की रचना की। अल-बरूनी को महमूद के पुत्र मसूद को से भी राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। अल-बरूनी दार्शनिक, गणितज्ञ, समाजशास्त्री, चिकित्सक और ज्योतिषविद थे। इन्होंने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। वे योग सूत्र को सूफी मत के समकक्ष मानते थे। वे कहते भी हैं कि आत्मा के बारे में सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र की भांति है। अल-बरूनी ने कपिल के सांख्य एवं ज्योतिष का अध्ययन किया। अपनी पुस्तक में प्लेटो एवं अरस्तु का भी उन्होंने उल्लेख किया है। अल-बरूनी गीता से बहुत प्रभावित थे। दोस्तों, अब बात करते हैं किताबुल हिंद, जो इनकी पुस्तक थी। किताबुल हिंद के अनुसार भारत का सर्वेक्षण किया जाता, क्या क्या उसमें लिखा गया है, ठीक है। इस पुस्तक में 80 अध्याय हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन खगोल शास्त्र का हुआ है। स्टेनले लेनपुल ने किताबुल हिंद को टकराती दीप तलवारों, जलते शहरों और लूटे जा रहे मंदिरों की दुनिया के बीच पूर्ण रूपेण निष्पक्ष का जादुई द्वीप कहा है। इसमें भारत के कई नगरों का विवरण देशांतर सहित किया गया है, लेकिन अल-बरूनी ने दक्षिण भारत के राज्यों के विषय में कुछ नहीं कहा और तत्कालीन राजनीतिक जीवन का बहुत कम उल्लेख किया है। किताबुल हिंद दोस्तों, ठीक है। तो किताबुल हिंद में भारत की सामाजिक स्थिति का वर्णन किस प्रकार हुआ है। भारत समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था थी। वे युग्मित वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। उनके अनुसार ब्राह्मण एवं क्षत्रिय एक युग्म जोड़ा थे, तब वैश्य एवं शूद्र दूसरे युग्म में थे। चारों वर्णों के नीचे अछूतों की श्रेणी 8 अंतज, जिन्हें अल्लम गल्लम कहा जाता था। इनमें धोबी, मोची, जादूगर, नाविक, मछुआ, जुलाहा, शिकारी आदि थे। हादी, डोम, चंडाल एवं बघातु सबसे निम्न कोटि के व्यक्ति थे। अल-बरूनी के अनुसार वास्तव में वे लोग अवैध बच्चों की भांति समझे जाते थे और उनके साथ समाज में बहिष्कृत व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाता था। सामाजिक विभेद इस समय चरम पर था। ब्राह्मण को 4 पत्नी, क्षत्रिय को 3 पत्नी, वैश्य को 2 पत्नी और शूद्र को 1 पत्नी रखने का अधिकार था। प्रसूतियों के भी आधार पर वर्णों के बीच दूरी थी। जैसे ब्राह्मण स्त्री 8 दिन, क्षत्रिय 12 दिन, वैश्य स्त्री 15 दिन और शूद्र स्त्री 30 दिन तक अछूत रहेगी। अल-बरूनी बताते हैं कि विवाह में तलाक नहीं था, विधवा पुनर्विवाह नहीं था, अंतर्जातीय विवाह केवल अंतजों से प्रसिद्ध थी। शिक्षा, अल-बरूनी के अनुसार भारत में शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी। अल-बरूनी के अनुसार इस समय विक्रमशिला, नालंदा, उदयपुर, कश्मीर एवं बनारस प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। उनके अनुसार विज्ञान के हर शाखा के संबंध में हिंदुओं के पास अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं। बच्चे पाठशाला में खड़िया एवं स्लेट का प्रयोग करते थे।
अलबरूनी के अनुसार उत्तर भारत में लोग पेड़ की छाल का उपयोग लिखने में करते थे, जबकि दक्षिण भारत में ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था। बताते हैं कि हिंदुओं की लिपि 50 अक्षर होती थी। अलबरूनी हिंद भूमि में प्रचलित विभिन्न प्रकार की लिपियों की चर्चा करते, जिसमें सिद्ध मातृका, कश्मीर, वाराणसी, कन्नौज क्षेत्र में प्रचलित सर्वाधिक लोकप्रिय लिपि थी। बैक्चुकी उड्डनपुर की बौद्धों की लिपि, इसके अतिरिक्त मालवाड़ी सिंध में, दिरवाड़ी द्रविड़ में, लारी गुजरात में, गौरी पूर्वोत्तर देश में तथा मालवा के नागर भटिया की अदनानी लिपियों का उल्लेख भी उन्होंने किया है। इस समय साहित्य के मूल विषय कुट्टनी मत्तम, मध्यस्थ के विचार, समय मत्रक, वेश्या की आत्मकथा थे। कश्मीर के राजा के एक मंत्री दामोदर गुप्त ने कुट्टनी मत्तम और क्षेमेंद्र के समय समय मत्रक नामक पुस्तक लिखी। अलबरूनी कहते हैं कि हिंदुओं का यह विचार है कि हमारे जैसा देश, धर्म, राजा, विज्ञान आदि संसार में कहीं नहीं है। उनके अनुसार हिंदू कूप मंडुक हो गए थे, हालांकि उनके पूर्वजों के इतने संकीर्ण विचार नहीं थे। धर्म, अलबरूनी दो प्रमुख त्योहारों रामनवमी और शिवरात्रि बताते हैं। इनके अनुसार धर्म में भी विभेदीकरण था, क्योंकि शिक्षित लोग एकवादी थे, वे अशिक्षित आमजन बहुदेववादी थे। वे वैष्णव संप्रदाय को सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म बताते हैं। कहते हैं अधिकांश भारतीय विष्णु नारायण की पूजा करते थे। वैश्य एवं शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। अलबरूनी के अनुसार यदि यह सिद्ध हो जाता किसी शूद्र या वैश्य ने वेद का पाठ किया है तो उसकी जीभ काट ली जाती थी। मंदिरों में देवता की प्रथा थी। वास्तव में मंदिर, बौद्ध विहार एवं मठ इस समय भ्रष्टाचार के केंद्र थे। वे लिखते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो अशुद्धावस्था में गिर जाती है वह बड़ी सफलता से अपनी बौद्धिक शुद्ध स्थिति प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। स्थापत्य, हिंदुओं के स्थापत्य के विषय में कहते हैं कि मुसलमान जब इनकी कला को देखते हैं तब आश्चर्य करते हैं। इनको बनाना तो दूर, वे इसका वर्णन भी नहीं कर सकते। अलबरूनी एवं पृथ्वी के वर्णन से ज्ञात होता है कि कन्नौज नगर अत्यंत विस्तृत एवं भव्य था। महमूद गजनवी के अनुसार कन्नौज एवं मथुरा के मंदिरों जैसा कोई अन्य वास्तु यदि कोई निमित्त करना चाहता है तो उसे एक काम पर 1 लाख सोने की दिनार खर्च करनी पड़ेंगी तथा 200 वर्ष का समय लगाना होगा। आर्थिक कंडीशन, इस समय उन्नत थी। मंदिरों में संपत्ति का संकेंद्रण था। यही इस समय बैंक भी थे। यही कारण है कि आक्रमणकारियों का पहचाना मंद ही होता थे। अलबरूनी भारत के प्रमुख नगरों को जोड़ने वाले मार्गों का विस्तार पूर्वक उल्लेख करता है। समाज में सूद खोरी वर्जित थी और केवल शूद्रों को ही इसकी इजाजत थी। वे 2% ब्याज पर इसे करते थे। अलबरूनी लिखते हैं कि यदि कोई अपनी जाति का व्यवसाय या कर्म छोड़ता था तो भले ही वह दूसरी जाति के लिए सम्मान का विषय ही क्यों न हो, पाप समझा जाता था। राजनीतिक कंडीशन, अलबरूनी ने राजनीतिक स्थिति का नाममत का उल्लेख किया है। इस समय छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था तो एक राज्य की कमजोरी दूसरे राज्य की शक्ति का साधन थी। अलबरूनी ने महमूद गजनवी की सेना में कन्नड़ सैनिकों का उल्लेख किया है। महमूद गजनवी एवं उसके उत्तराधिकारी मसूद ने अपनी बहुजातीय सेना में बड़ी संख्या में हिंदुओं की नियुक्ति की थी। मसूद की आधी सेना में तो हिंदू ही थे, जिसमें तिलक और सेवंत राय उच्च पदों पर थे। निष्कर्ष, वस्तुतः अलबरूनी का सर्वेक्षण एक खंडित भारत के खंडित समाज की खंडित तस्वीर ही प्रस्तुत करता है। यह राजनीतिक, समाज, धर्म, यहाँ तक कि प्रसूति के आधार पर विवेक को भी करता है। ऐसे में अगर तुर्क आक्रमण के सामने भारत राजा एक एक करके हाथ चले गए उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि एक खंडित समाज खंडित राजनीति ही दे सकता है। दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
तो यहाँ पर गजनवी का इतिहास खत्म होता है और कल दोस्तों गौरी का इतिहास हम पढ़ेंगे।